नमस्कार, मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं छठी आंख समाचार, जहां खबरें होती हैं सच की रोशनी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक खास खबर की ओर। 26 जनवरी 2025 का दिन SSAR इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के लिए बेहद खास था, जब संस्थान ने पूरे जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी फैजल आफ्ताब साहब ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन को और भी सम्मानित किया। इस अवसर पर दैनिक छठी आंख समाचार पत्र के प्रधान संपादक YK चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार चौधरी MI खान और SIG अस्पताल के निदेशक खालिद रिजवी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन तिरंगे की सलामी और देश की शांति, समृद्धि और एकता के लिए प्रार्थना के साथ हुआ। ध्वजारोहण के बाद छात्रों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। छात्रों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हर प्रस्तुति इतनी शानदार थी कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजाते रहे। छात्रों ने अपने संगीत, नाट्य कला और नृत्य के जरिए यह साबित किया कि वे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों में भी महारत रखते हैं। ये प्रदर्शन न केवल मनोरंजक था बल्कि प्रेरणादायक भी रहा। SIG अस्पताल के निदेशक खालिद रिजवी साहब ने छात्रों को संबोधित करते हुए पैरामेडिकल साइंसेज के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समाज सेवा में पैरामेडिकल साइंसेज का योगदान बेहद अहम है। हमें इस क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास की जरूरत है। यह वह क्षेत्र है जो समाज को स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करें। उनका संदेश छात्रों के लिए बेहद उत्साहजनक था। दैनिक छठी आंख समाचार पत्र के प्रधान संपादक YK चौधरी ने भी अपनी बातों से छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा भारत का भविष्य है। अगर हम अपने कौशल को पहचानें और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तो हम अपने देश को और मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा के प्रति भी जागरूक बनें और देश की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार चौधरी MI खान ने छात्रों की मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि आप जैसे युवाओं की मेहनत और समर्पण ही हमारे देश की नींव को मजबूत बनाता है। आपका भविष्य उज्जवल है और हमें यकीन है कि आप अपनी कड़ी मेहनत से नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य केवल गणतंत्र दिवस का जश्न मनाना नहीं था, बल्कि उन युवाओं को प्रोत्साहित करना था जो पैरामेडिकल क्षेत्र में अपने करियर की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान यह बात जोर देकर कही गई कि पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक योगदान भी बेहद जरूरी है। हर छात्र को अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानना चाहिए और समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस आयोजन से यह तो स्पष्ट हो गया कि SSAR इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस संस्थान ने बार बार यह साबित किया है कि यहाँ न केवल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें देश और समाज के लिए तैयार किया जाता है। It's not just a day to remember, but a day to reflect on our responsibilities as a citizens. So let us begin today's celebration with great enthusiasm and patriotism. To start this glorious day, we invite Muhammad Asif to lead a seeking blessing from the Almighty with a prayer. अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला और मेहरबान है। वल अस्र, यानी ज़माने की कसम खाई। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बताया है, ज़माना लोगों पर गवाह है कि जो लोग नेक अमल, जो लोग ईमान लाए, यानी जो लोग ईमान नहीं लाते और नेक अमल नहीं करते हैं, उनके लिए एक तरह से दुनिया इस तरह का अजाब है जैसे कि अल्लाह ताला ने कौम लूत पर उतारा गया था। यानी दुनिया में उसे आसमानी अजाब का सामना करना पड़ सकता है। इंसान दर हकीकत घाटे में है। इसका मतलब यह है कि इंसान को लगता है वो सिर्फ नमाज पढ़ने से ही अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है, बल्कि इस आयत से ये मालूम होता है
कि इंसान दर बदर हर जमाने में अल्लाह ताला की भेजी हुई नाज़िल की गई हुई किताबें और भेजे हुए पैगंबर लोगों को नसीहत करने के लिए भेजे गए। अगर लोगों ने नेक अमल और नेक रास्ता इख्तियार ना की गई तो कयामत के दिन इंसान को सख्त अज़ाब उसका मंतर होगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिलहक्कि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो लोग नेक अमल करे और ईमान लाए, और अपने साथ साथ उन लोगों को भी नसीहत करनी चाहिए सलाहियत की, सब्र की और हक की। तलकीन करना इसलिए जरूरी, हमें ये मालूम होता है इस आयत से कि खुद नेक बन जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपने साथ अपने दूसरों यानी रसूख के दायरे में, यानी रसूख का मतलब ये होता है जो एक लिमिटेशन होती है ताकि लोगों को बुरी न लगी चीजें, रसूख के दायरे में लोगों को हक की बात नसीहत करें और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हम सबको। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Now let's dive into a series of performance speeches that reflect our essence of Republic. First, I invite Fariza Sayyeda to enlighten us with a speech and significance of Republic Day. Please give her a big round of applause. मैं अपनी तकरीर की शुरुआत इन मिसरों के साथ करना चाहती हूँ। नफरतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, नफरतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से भी तयम्मुम करते हैं। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी, अजीज डायरेक्टर साहब, असातिज़े इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सभी को यौम जमहूरिया 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज का ये तारीख साज दिन, जिसको जश्न जमहूरिया के तौर पर हर साल बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाता है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए कौमी त्योहार का दिन है। आज से तकरीबन 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया था, लेकिन वतन अजीज हिंदुस्तान का बनाया हुआ कोई अपना दस्तूर न था। इसीलिए हम अंग्रेजों के बनाए हुए पुराने आइन पर अमल करने के लिए मजबूर थे। ये आइन ना तो हमारी मर्जी के मुताबिक था और ना ही हमारी हकूक और फराइज को पूरा करता था। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क के अजीम रहनुमाओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निगरानी में 2 साल 11 माह 18 दिन की मुसलसल लगन और बहुत मेहनत के बाद हिंदुस्तान का नया आइन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब किया और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के नए आइन को बज़ाबित नाफिज किया गया। इसी नए आइन के मुताबिक हिंदुस्तान एक सेक्युलर और जमहूरी मुल्क करार पाया, यानी हमारे मुल्क में हर मजहब और हर तबके के लोगों को बराबर के हकूक हासिल होंगे। किसी भी मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ तासुब नहीं किया जाएगा। इसी खूबसूरत हिंदुस्तान पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब फैसल आफ्ताब साहब, मेहमान एज़ाज़ी मोहम्मद यूनुस साहब, डॉक्टर शादाब साहब, हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स हजरात, स्टाफ मेंबर SIG हॉस्पिटल और तमाम स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने आज के चीफ गेस्ट फैसल आफ्ताब साहब का तारुफ करा दूँ। फैसल आफ्ताब साहब 2009 बैच के IAS अफसर रह चुके हैं। वैसे तो आपने 1994 में PCS ज्वाइन किया था, उसके बाद प्रमोट होके IAS अफसर बने और अलीगढ़ और आसपास के अजला में कलेक्टर रहे और 30-40 साल तक 94 से 30 साल तक खिदमत अंजाम दी।
आप हमारे यहाँ आए, हमारे लिए बड़ा खुशी का मकाम है, बायस शर्फ है कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। दूसरे ऑनरी गेस्ट हमारे मोहम्मद यूनुस साहब हैं। ये एक बड़े सहाफ़ी हैं और एक अखबार छठी आँख के चीफ ब्यूरो हैं। छठी आँख, आप सोचते होंगे छठी आँख से क्या मतलब है, छठी आँख क्या होता है? तो इनका सेंस ये है कि जैसे कि 5 सेंस होते हैं, तो 6 सेंस को इनको छठी आँख लेकर चल रही है। तो बहुत उम्दा और ईमानदार सहाफ़त करते हैं। सहाफ़ी भी एक तरह का सिपाहगरी वाला मुकाम है, इसमें अदल, इंसाफ, ईमानदारी, सच्चाई से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। सहाफ़त को कहा जाता है कि हमारी जमहूरियत का चौथा सुतून है। जैसे शासन, प्रशासन, कानून, अदालत वगैरह 3 सुतून, इसके बाद चौथा सुतून सहाफ़त है। सहाफ़त के बगैर समाज में ईमानदारी और सच्चाई और ये सब कुछ नहीं हो सकता जब तक कि सही सहाफ़त ना हो। ईमानदाराना सहाफ़त ही जो है वो हमारे जमहूरियत का सुतून है। तो हमारे यूनुस साहब भी बहुत माशाल्लाह ईमानदारी से सहाफ़त कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हमें उनका भी इस्तकबाल करते हैं। तीसरे हमारे डॉक्टर शादाब साहब हैं। ये तो हमारे हर दिल अजीज डॉक्टर सभी जानते हैं, हमारे यहाँ SIG में डेंटिस्ट हैं और सब हमारे स्टाफ मेंबर आपसे बहुत ज़्यादा मालूम से और प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद खालिद साहब, यूनुस साहब, शादाब साहब, रियाज साहब, टीचर्स और स्टूडेंट्स। आज हम 76वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्समेंट हुआ था उसका, लेकिन उसके करीब और पहले 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इन्फोर्समेंट इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी भी एक ख़ास उसका एक ताल्लुक है। 1930 में जब लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो 30 जनवरी 26 जनवरी 1930 को अडॉप्ट किया गया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक रिजोल्यूशन था, जो जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे उस सेशन के। तो इस तरह से इसका ये अमल में आया। हम ये जब देखते हैं तारीख की नज़र में, तो 1857 का जो गदर है, उसके बाद से करीब 90 साल तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। इनमें बहुत से जंग आज़ादी के रहनुमा शहीद हुए, बहुत से लोगों को जेल जाना पड़ा, और उसके बाद काफ़ी मेहनत, मशक्क़त और अपनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमें आज़ादी मिली 1947 में। तो आज़ादी तो मिल गई थी 1947 में, लेकिन कानून जो था वो पहले ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके पहले और बहुत सारे एक्ट पास हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, 1909 का और 1858 का, उसके तहत वो राजकाज चल रहा था। लेकिन 47 के बाद अब जरूरत इस बात की थी कि अपना एक सुप्रीम लॉ होना चाहिए, तो उसके तहत करीब 3 साल तक इसमें मेहनत की गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया था 1947 में, उसके सेशंस बहुत सारे हुए, करीब 11 सेशन हुए और 165 दिन तक उसकी बैठक होती रही। उसमें फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे और बहुत सारे और लीगल लुमिनरीज थे बड़े बड़े, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, एक कोई सादुल्ला साहब थे और TT कृष्णमाचारी और अल्लादी गोपाल स्वामी अय्यर
ये बहुत सारे लोग थे इस तरह से। इन लोगों की मेहनत मशक्कत के बाद ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसका इन्फोर्समेंट अमल में आया। तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ये हमें आज़ादी मिली और कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया। लेकिन एक और चीज़ रह गई, आज़ादी तो मिल गई लेकिन कहते हैं ना, माशी और समाजी आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई है। यानी इक्वलिटी का है क्लॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट का है और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स का ही देखिए अगर, तो एक आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें लिखा है कि नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट ड्यू प्रोसीजर। तो अब हम देखते हैं कि कितना ड्यू प्रोसीजर का यूज होता है। बहुत से मामले आते हैं जिसमें ड्यू प्रोसेस का यूज नहीं होता है, फिर भी पर्सनल लिबर्टी एट स्टेक रहता है। तो अब इसमें ऐसी जिम्मेदारी हो जाती है आम जो सिटीजन्स हैं उनकी, और सिटीजन जो है गवर्नमेंट बनाते हैं उनकी, दोनों की जिम्मेदारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइन है उसके जो दफात है उसको सही तरीके से अमल में लाएं और जो मुजाहिद आज़ादी है उनका जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा तामीर करें। शुक्रिया। Thank you so much, sir, for your inspiring and thought-provoking words. Your message has truly motivated us. Now I would like to invite our guest of honor, Mr. Muhammad Yusuf sir, to enlighten us with Yunus. अस्सलाम वालेकुम सभी हाज़रीन मजलिस और हमारे सब मेहमानों के लिए खालिद साहब और हमारे अलीगढ़ के एडिशनल पूर्व कमिश्नर फैसल आफ्ताब साहब और डॉक्टर साहब और सभी लोगों के लिए मैं आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम का दिन है, तो बस इतना ही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। दैनिक छठी आंख समाचार, हर खबर पर आपकी पैनी नजर। ये तो थी आज की हमारी खास पेशकश। दैनिक छठी आंख समाचार आपके लिए लाता है हर महत्वपूर्ण खबर, हर सामाजिक मुद्दा, हर वो कहानी जो आपके जीवन को छू जाए। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सच्ची, निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रहेंगे। आपकी नजर, आपकी आवाज, दैनिक छठी आंख समाचार। नमस्कार।